नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में मार्च में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने इंचार्ज लगा दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ने नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका और 2 मेयर और 3 चेयरमैन के उपचुनाव को लेकर 39 नेताओं की ड्यूटी जो है वो लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से लिस्ट में पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक से लेकर चेयरमैन तक के नाम शामिल हैं, तो वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो वहीं आज जो है कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव अभियान की तरफ से जो है अपने कदम बढ़ा दिए हैं। पार्टी ने जिला संयोजकों की नियुक्ति कर दी है। आज करनाल पहुंचे हरियाणा सह प्रभारी प्रफुल्ल विनोद राव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली और अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने कहा कि हरियाणा में निकाय चुनाव बैलेट पेपर पर करवाने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। तो ऐसे में जो है अब निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं सभी दल जो है अपनी अपनी पुरजोर कोशिश और यहां पर लगाते हुए तैयारियां पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ऐसे में जो है अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से जो है कौन सी स्ट्रेटजी के साथ में जो है चुनाव आयोग जो चुनाव को लेकर जो है सक्रियता के साथ में, गंभीरता के साथ में जो है दल दिखाई देंगे, किन मुद्दों पर ये नगर निकाय चुनाव होंगे और कितना इंपैक्ट जो है हरियाणा प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों का, और साथ ही जो है दिल्ली में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने निकल कर आए, क्या उनका भी इंपैक्ट जो है प्रदेश के भीतर नगर निकाय चुनाव को लेते हुए दिखाई देगा। इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जो है एक पैनल जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। उसके बाद जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से पार्टियां जो है एक्टिव नजर आ रही हैं, वो किस तरीके से, कौन सी स्ट्रेटजी और किस मुद्दों के साथ में जो है धरातल पर जाती हुई नजर आ रही हैं। तारुफ करा देता हूं मैं आपका पैनल के साथ में। हमारे साथ वैशाली तोमर है, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर जुड़ रही है, बहुत स्वागत है मैम आपका। कमल हांडा जी है, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और राकेश बढ़ाना जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और कृष्ण कुटेल, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। चर्चा में शुरुआत कमल जी मैं आपसे करना चाहूंगा और समझने की कोशिश यहां पर करना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीते दिनों हमने बीजेपी की जो सक्रियता थी वो इस नगर निकाय चुनाव को लेकर देखने को मिली। उन्होंने ड्यूटी लगाई, उनमें तमाम तरीके से जो है पूर्व मंत्री भी शामिल, पूर्व विधायक और सांसद, तमाम बड़े चेहरे, दिग्गजों को जो है इसकी ड्यूटी लगा दी गई है, जिम्मेदारियां सौंप दी गई। तो वहीं उसी रेस में जो है आप ही की पार्टी की तरफ से भी अब इसको जो है गंभीरता से देखते हुए ड्यूटी सौंपने का काम तेजी से शुरू हो गया है। क्या कहना चाहेंगी, कौन सी स्ट्रेटजी हावी होती नजर आई? गौरव जी आपका नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार जी। ये देश चाहता है, जो मैं बोलने जा रही हूँ, कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने पुराने दिन लौटा दो। ध्यान से सुने भाजपा की प्रवक्ता कि देश ये चाहता है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने पुराने दिन लौटा दो। अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, सब्जी दाल के सुहाने दिन लौटा दो, ऐसा करो हमें पुराने दिन ही लौटा दो। कीमत बहुत बढ़ गई है शहरों में धान की, कीमत बहुत बढ़ गई है शहरों में धान की, मगर विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो कुर्सी की हवस के वास्ते, वर्तमान की भाजपा, मौका मिला तो कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ के रख दी हिंदुस्तान की। तो बात ऐसी है सर, हम भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी भी पूरी तैयारी है, हमारे प्रत्याशी भी तैयार हैं अपनी जगह पे। लेकिन 2 बातें मैं इसमें कहना चाहती हूँ मैं इनकी बेईमानी को लेकर भाजपा की, जो बड़ी स्पष्ट नजर आती है। एक तो आपने कहा बैलेट पेपर पर चुनाव करने को, वो सुनते तो है नहीं। इलेक्शन कमीशन के बाद हजारों कंप्लेंट पड़ी, कोई नहीं सुनता। कई एंकर तो ये बोल रहे थे कि जी आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, बस यही काम रह गया है, सीधे तरीके से कोई बात नहीं होती है, सीधे रास्ते ये चलते नहीं है, क्योंकि टेढ़े हैं, बेईमान है, लुटेरे हैं और संवेदनहीन है भाजपा के सभी लोग। इनको बड़ा बुरा लगता है वैशाली तोमर जी को कि मैं पीएम के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। तो जरा मुझे एक बात का जवाब, जो निकाय चुनाव से संबंधित नहीं है, उसका जवाब मुझे जरूर देकर जाए, नहीं तो नाक रगड़ के माफी मांग के जाए आप, कि जो आप बड़ा हिंदू धर्म के आप बड़े वो बनते हैं, बड़े पैरोकार बनते हैं, हिंदू धर्म के बड़े वो बनते हैं, पाखंडी है वैसे आप लोग।
जो हमारे 104 बच्चे आए जंजीरों में, बेड़ियों में बंद कर, उसके लिए किसी के मुंह से कुछ नहीं फूटा, वो भी हिंदू थे। और जो महाकुंभ में हुआ, कितने लोग मारे गए, गंगा में लाशें फेंकी गई, किसी को सम्मान नहीं दिया। कहते हैं जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको सम्मान से उसके रीति रिवाज के अनुसार उसका संस्कार किया जाता है। आपने वो भी नहीं किया, आपने गंगा में लाशें फेंक दी। और ये साजिश थी रात को 12 साढ़े 12 बजे ऐलान करवाने की कि जो सोवत है तो कोवत है, जो जागत है तो पावत है। शर्म आनी चाहिए। और ऊपर से आप आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सच भी अपना कहीं ना कहीं से रास्ता बनाकर बाहर निकल आता है। और एक बात, ये तो महाकुंभ की बात भी थी, और अभी और भी बताना है आपको कुछ कि मोदी जी को तो न्योता में बुलाया नहीं गया शपथ ग्रहण में, उसके बारे में क्या कहेंगी वैशाली तोमर जी? अभी 12 तारीख को भी दिन बुलाए जा रहे हैं, क्या करके आएंगे ये भगवान जाने। छोटे से कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 5.2 करोड़ है, कोलंबिया, उसने यूएस का जहाज उतरने नहीं दिया और हमारे यहाँ पर कैसे बांध कर भेजा गया जहाँ पर एक टॉयलेट भी नहीं था। उसके बारे में कुछ बोलेंगी आप कि उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार हुआ, पीटा गया, मारा गया, 18,000 डिटेंशन में है हमारे। और अभी 487 कुछ ऐसा नंबर है, मगर नाम लिखा गया 287 का, बाकी 179 का क्या है उसका कोई समझ नहीं आता। अब मैं आऊंगी उस पर आपके निकाय चुनाव पर। ठीक है सर, निकाय चुनाव में इन्होंने बेईमानी करनी है, चाहिए हम कह तो रहे हैं कि बैलेट पेपर से करवाएं चुनाव, लेकिन ये मानेंगे नहीं, ना ही करेंगे। अगर करेंगे भी तो बेईमानी करेंगे। 2 तारीख को इलेक्शन है, 2 तारीख को, और आप 10 दिन काउंटिंग के लिए ले रहे हैं, बड़े कमाल की बात है ना। 9 तारीख को उसने बहाना डाल दी, 9 तारीख को उसका पानीपत का, वो आपने अलग क्यों रखा? बाय द वे, क्या तैयारी नहीं है या मैनिपुलेशन कुछ वहां पर ज्यादा होती दिख नहीं रही आपको? तो ये तो ऐतिहासिक कदम है आपका भाजपा का, जिसके तो मैं क्या कहूँ मैं उसके लिए कि आपको शर्म आनी चाहिए। तारीख तो मैं क्या करूँ कि 10 दिन के बाद काउंटिंग आप कराएंगे, यानी कि आप खूब घालमेल करेंगे, खूब बेईमानी करेंगे। आप अपने क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन भी आपके कब्जे में है। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वैशाली तोमर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैम, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूँ। सर, मेरी बात तो खत्म हुई नहीं, आपकी आवाज स्लो होती है, पता ही नहीं चलता आप कब क्या कहते हैं। गौरव जी, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही अब तक? हाँ जी, अब मेरी बात अब सुनाई दिया, मेरी बात खत्म होने दिया। सुनाई दे दिया, मैंने आपको पूरी तरीके से पूरा समय दे दिया मैम, आपने पूरी भूमिका बना ली। अब उसके बाद जो मुझे दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है, दूसरा सवाल लेकर मैं आपके पास आऊंगा। निकाय की भी बात करूंगी ना मैं, अब निकाय चुनाव की बात भी करूंगी, ये बात भी कहनी जरूरी है, क्योंकि मैंने तय करना है कि मैंने क्या बोलना है। नोबडी एल्स इज गोइंग टू डिसाइड फॉर मी व्हाट आई हैव टू से। तो ठीक है, आप अपने समय में बोलिएगा ना। मैं चाहती थी क्या निकाय चुनाव निष्पक्ष कराएंगे आप, क्या मानवाधिकारों की सुरक्षा होगी, काम कौन से किए बाय द वे आपने जरा गिना दे एक भी। हर जगह टूटी फूटी सड़कें हैं, हर जगह आपके वो बिजली के खंभे पर आपने चाइनीज वो तारे वो लाइटें लपेटी हुई हैं, कूड़े की कोई मैनेजमेंट नहीं है, बारिश हो जाती सब कुछ आपको कोई अरेंजमेंट नहीं होता, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। इस वजह से पिछले साल से बहुत बारिश हुई थी, एक फुट सिल्ट जमा हुई थी खेतों में। और आपने क्या दिया किसानों को, और जिनके घर बह गए थे पानी में, घर बनाने के लिए 1 लाख रुपया दिया, और जो किसानों को दिया 2-2 हजार मुआवजे आपने दिए। शर्म आनी चाहिए। और आप कहते हैं किसानों के हितैषी हैं। और टाइलीकरण हो रहा है जी, हुआ करनाल में और वहां पर हुआ आपका अम्बाला में, मतलब अच्छी खासी कंडीशन में टाइलें हैं, मगर फिर भी इनको शांति नहीं है। अपने लोगों को पैसा बढ़ाना है, अपने लोगों को अमीर बनाना है। 930 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया। अम्बाला में जब किसी स्थानीय निवासी ने पूछा कि भाई ये टाइली अच्छे लगी है, आप क्यों उनको उठा रहे हैं, तो कहते हैं जी वो ISI मार्क नहीं थी। भाई पहले आप EVM को ISI मार्क करवा लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि ठीक से वो रिजल्ट दे पाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जो रिजर्व गुड़गांव की, मैं एक चीज की बात जरूर करूंगी, मैं गुड़गांव की। ठीक है मैम, अभी मैं आऊंगा क्योंकि अभी बाकी काफी समय है। मैं आप पूरी कर लीजिएगा जितने भी आपके वो पॉइंट हैं, क्योंकि बाकी बंदों से जितना आपने पूछा है वो उनका जवाब ले लेने दीजिए मुझे, और जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहाँ पर प्रवक्ता साथी, वैशाली जी जवाब देंगी। वैशाली जी जवाब देंगी, चूंकि आप लगातार जो है वैशाली जी से सवाल कर रही हैं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं वैशाली जी, जिस तरीके से जो है नगर निकाय की जो भूमिका बनना तय हो गई है, जो रूपरेखा बनना तय हो गई है, आपकी मीटिंगों में भी देखा हमने कि किस तरीके से ड्यूटियां जो है, जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, तो उसको लेकर किस तरीके की आपकी प्रतिक्रिया है? और दूसरी चीज ये कि क्या इम्पैक्ट जो है इसमें हरियाणा में विधानसभा चुनावों का भी, नतीजों का भी पड़ेगा, और
क्या दिल्ली चुनाव के विधानसभा में जो रिजल्ट सामने आए हैं उसका भी इम्पैक्ट क्या वहां देखने को मिलेगा? क्योंकि छोटी सरकार कहते हैं और आपकी पार्टी दावा करती है कि अब तो ट्रिपल इंजन जो है उसमें लगने जा रहा है, कैसे देख रही हैं? जी नमस्कार गौरव जी, आपको सादर नमस्कार, कृष्ण कुटेर जी को नमस्कार, राकेश भड़ाना जी को नमस्कार और साथ ही साथ मेरे साथी कमल हांडा जी को भी सादर नमस्कार। जी बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ कि दिल्ली में हमने इतने वनवास के बाद, 27 साल के वनवास के बाद अपनी सरकार बनाई है, बीजेपी की सुशासन की सरकार बनी है। दिल्ली वासियों को मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और ये विश्वास दिलाती हूँ कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने भाजपा को चुना है, उनके सभी नीतियों के प्रचार के माध्यम से, सभी योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाया जाएगा। और जिस तरह से भाजपा सरकार अन्य प्रदेशों में जिस जनता को हित पहुंचना चाहिए, सही मायने में उनको सभी को, उन लोगों को उनका सम्मान पूर्वक उनका सम्मान रखा जाएगा, उनके हितों की रक्षा की जाएगी। जी अब आपकी बात की यहाँ पर हरियाणा में निकाय चुनाव की, जाहिर सी बात है आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली की जनता, जब दिल्ली की इसका सरकार का जो रिजल्ट आया, हरियाणा में किस तरह से खुशी का माहौल था, घर घर पटाखे फोड़े जा रहे थे और किस तरह से दिवाली जैसा माहौल था। तो सब लोग चाहते हैं कि भाजपा को मौका देना चाहते हैं, एक ऐसी सरकार को मौका देना चाहते हैं जो सही मायने में जहां जरूरत है वहां काम करती है। देखिए, अगर हम बात करें कि मेरे घर 500 रुपए का सिलेंडर नहीं आ रहा है, कमल जी के घर 500 रुपए का सिलेंडर नहीं आ रहा है, तो वास्तव में यही कहा जाएगा कि मोदी जी कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा प्रत्येक महिला को पैसे दिए जाएंगे, लेकिन भाजपा सरकार ने कहा गरीब महिला को पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि जो शाश्वत है, जो यथार्थ है, वही हो सकता है। ऐसे बहकाने वाली राजनीति भाजपा नहीं करती। और देखिए, बहकावे में किसी को भी ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता। अगर भाजपा काम नहीं कर रही होती, सही मायने में भाजपा की जो योजनाएं हैं उन तक लोगों को लाभ नहीं पहुंच रहा होता, तो आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं होता कि एक प्रदेश के बाद दूसरे प्रदेश के बाद तीसरे प्रदेश के बाद जनता भाजपा को चुनती और इतने उत्साह के साथ चुनती, इतनी खुशी के साथ चुनती। ये आप भी जानते हैं, जनता अगर भाजपा को चुन रही है तो ये आप भी जानते हैं कि सही मायने में काम हो रहे हैं। अब रही बात, इनको ये यहाँ पर बैठते हैं, इनको कहिए कि कुंभ ही घूम आए, जाकर सड़कों पर देखें, जाकर देखें कि लाइटें वो लटक नहीं रही हैं। अब घर से तो निकलेंगी नहीं, घर में बैठ के तो पोयम बनाएंगी, दोहे लिखेंगी, शायरी करेंगी। जब घर से निकलेंगी तब सड़कों का हाल जान पाएंगी, तब ये जान पाएंगी कि इनकी राज में तो सड़कें ही नहीं थी। हमारे राज में आज सड़कें भी हैं और सड़कें भी वो इस तरह से हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जब हम से भी आ रहे थे कि देखिए ये सड़कें हैं, जैसे लगता है कि इन पर फेयर एंड लवली क्रीम लगा दी गई है। मेरी इस बात से आम आदमी के प्रवक्ता जो है वो भी मैं जानती हूँ कि इत्तेफाक रखते हैं और कृष्ण कुटेर जी भी इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि उनके चेहरे की चमक मुझे बता रही है कि जब वो रात को ट्रेवल करते हैं या दिन में ट्रेवल करते हैं तो वो गाने लगाकर, सॉन्ग लगाकर वो खुद सोचते हैं कि हम इंडिया में नहीं विदेशों में घूमते हैं। और मैं जानती हूँ सौरभ जी, आप भी इस बात से मेरी सहमत होंगे। अगर कोई घर से निकलेगा तो वो देखेगा कि किस तरह की सड़कों पर किस तरह से काम हो रहे हैं, किस तरह से हाईवे पे काम हो रहे हैं, किस तरह से लाइटों पे काम हो रहे हैं, किस तरह से साफ सफाई के साथ काम हो रहे हैं। पहले सबने ट्रेन देखी थी, वो ट्रेन जो गंदगी से भरी रहती थी, जो कूड़े कचरे से भरी रहती थी, लेकिन आज की व्यवस्था को अगर देखा जाए तो हर कोई, बाहर से भी जो लोग आते हैं, जिनकी फैमिली बाहर रहती है, वो भी आकर इंडिया को एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। रही बात इन्होंने उन बच्चों की, उन नौकरी पेशा लोगों की जो बाहर से हथकड़ पैरों में बेड़ियां लगाकर उन्होंने भेजा। ये देखिए, कुछ भी कर लें, इनको तो खामियां ही निकालनी है। अगर आप बताएं, आपके राज्य में अगर घुसपैठियां, अभी पाकिस्तान पे 7 बॉर्डर पे 7-8 घुसपैठियों को गोली मारकर भारतीयों ने गिरा दिया, क्या आप चाहेंगे कि कोई भी इलीगल तरीके से हमारे देश की सीमा में घुसे? आप चाहेंगे? बताएं गौरव जी, या अन्य कोई भी देश ये चाहेगा? नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बेड़ियों के साथ में और
शुक्र करें। मैं अभी भी कहती हूँ शुक्र करें कि उन्होंने, अगर हम यहाँ से अपने उनको संसाधनों से बुलाते तो कितने डॉलर का खर्चा होता। फिर ये लोग कहते कि मोदी जी की तो चलती नहीं, मोदी जी ने उनको लेने के लिए भेजा है। कुछ लोगों को अगर वहां पर जेल में डाल दिया जाता, सुनिए मेरी बात, अगर कुछ लोगों को वहां पर जेल में डाल दिया जाता तो उनका पता भी नहीं चलता कि वो लोग जेल में है, वो जिंदा है, वो पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। या कुछ लोगों को गोली मार दिया जाता तो उनके घर वालों को कभी ये भी नहीं पता चलता कि वो जिंदा है या नहीं है। ये आज मोदी जी का प्रताप ही है, ये आज मोदी जी की तेजस्विता ही है कि जब घुसपैठी वहां पर गए, देखो वो हमारे देश के नागरिक है, हम इत्तेफाक रखते हैं, हम संवेदना रखते हैं, हम उनके साथ अटैचमेंट रखते हैं, लेकिन वो दूसरे देश में इलीगल तरीके से घुस रहे हैं, जो कि गलत है। कोई भी देश इस बात को नहीं एडमिट करेगा, हम ही नहीं करेंगे। आप बताएं गौरव जी, अगर आपके घर की उसमें मैं भी बिना बुलाए, बिना डोरबेल बजाए, आप मेरा रोज इंटरव्यू लेते हैं, अगर मैं बिना डोरबेल बजाए आपके घर में जाऊं और अचानक से जाके बैठ जाऊं, क्या आपको सही लगेगा? अपने ऊपर रख के देखिए, आपको सही लगेगा? आप मुझे कहेंगे मैडम प्रवक्ता होंगी आप अपनी पार्टी की, लेकिन डोरबेल बजा के मेरे घर में आएंगी, कुछ एटिकेट्स आपके होने चाहिए। हमारे देश के नागरिक क्या वहां पर काम नहीं करते? लेकिन अगर इलीगल तरीके से कोई भी चीजें होगी तो उसे कोई भी देश नहीं स्वीकार करेगा। इनके राज में तो देश के प्रधानमंत्री तक को रोक लिया जाता था, इनके देश में तो बड़े बड़े स्टार्स की वहां पर कितनी चेकिंग होती थी, ये देखें। इनके राज में तो क्या क्या होता था, क्या इस तरह से जैसे आज भारत का नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है दूसरे देशों की सीमा में, क्या पहले ऐसे करते थे? गौरव जी, आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखती है। बढ़ाना जी किसी मैं जानती हूँ, प्रवक्ता होना अपनी पार्टी की अलग बात है। हम अपनी पार्टियों का, जो हमारी पार्टी काम कर रही है, हम उसके बारे में जाहिर सी बात है अच्छा बुरा सब कुछ बताएंगे और अपनी पार्टी की खामियों को भी छिपाना हमारा दायित्व है। लेकिन अगर बात देश के विषय की हो, बात सही के विषय की हो, बात सत्ता के विषय की हो, तो मुझे नहीं लगता कि तब हम बेतथ्यों की बात करें, बेवजह की बात करें, बेफिजूल की बातें करें, बेबुनियाद बातें करें। मुझे नहीं लगता ये हम लोगों को शोभा देता है। कमल हांडा जी कांग्रेस पार्टी जो बहुत बड़ी पार्टी नहीं है कभी, उसकी प्रवक्ता है, उनको मुझे लगता है कि इस तरह की शब्दों का, इस तरह की बातों का, इस तरह की माइंड का अपनी प्रेजेंटेशन एटलीस्ट उनको इस तरह से रखनी चाहिए कि चीजें क्या सही है क्या नहीं है। ऐसे नहीं है कि अगर हम विपक्ष में बैठे हैं तो कुछ भी बोलें, ये नहीं चलेगा। देखो लोग सुनेंगे तो वो ये सोचेंगे इस टाइम तो कांग्रेस ने राज किया ही है ना जनता पे, जनता ने, हम लोगों ने भी कभी कांग्रेस। वैशाली जी मैं आपके पास लौटूंगा, राकेश जी के पास में जाना चाहूंगा। राकेश जी, नगर निकाय को लेकर जो है क्या कमेंट आपकी तरफ से जो है, चूंकि क्या प्रतिक्रिया, किस तरीके से रिएक्शन और कैसे आपकी पार्टी जो है तैयारी कर रही है, क्या कुछ आपकी रणनीति, कौन से वो मुद्दे जो कि जनता तक जाएंगे? चूंकि देखिए जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं वो एक धरातल के मुद्दे, निजी जिंदगी से जो है जुड़े हुए ताल्लुकात जो अलग मुद्दे होते हैं उनसे जुड़ी हुई ये राजनीति होती है। किस तरीके से जो है देख रहे हैं आपकी पार्टी और आप? देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो मैं वैशाली जी को शुभकामनाएं देता हूँ। दिल्ली में उनकी सरकार बन गई है और 27 साल बाद बनी है और मैं आशा करता हूँ कि जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता के से किए वो पूरा करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, नगर निगम की बात करें क्योंकि देश की बात तो हम रोज ही करते हैं। आज नगर निगम दिल्ली हरियाणा में जो चुनाव है उसकी बात कर लें। देखिए मैं मानता हूँ कि अगर किसी का मुकाबला होगा तो आम आदमी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का होगा। निकाय चुनाव में भी आप दोनों ही टक्कर में देखने के हालात हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के हालात है, कांग्रेस के पास संगठन है नहीं और 4 प्रदेश अध्यक्ष इनके बदल गए और प्रदेश अध्यक्षों पे लाठीचार्ज कर देते हैं, अपनी ढपले अपना राज चलाते हैं, गुटबाजी चरम पे है, एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे रहते हैं। तो जिस तरीके से हरियाणा के लोग इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस के तो मुझे लगता है कि कोई टिकट लेने वाला भी नहीं मिलेगा। अभी फरीदाबाद में कल इनकी एक मीटिंग हुई है, आप गौरव भाई ईमानदारी से इस बात को समझना कि वहाँ 50 लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाए हैं फरीदाबाद की जो मीटिंग थी। और जब वहाँ पे मैं एक एमएलए की बात करता हूँ, वहाँ एक एमएलए, इनका एक ही एमएलए है। अरे ऐसे हाथ हिलाने से क्या होगा राणा जी, आप सुन तो लो पहले। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वहाँ पे एक एमएलए ने कहा कि हमारे पास 46 है क्या मौके पे,
दिमाग ठिकाने है क्या तेरा? 40 पार्षद मौके पे मिले भी नहीं जो टिकट मांग रहे थे। तो इनका निर्णय फिर ये हुआ कि देखते हैं कि जो बीजेपी से जिन्हें टिकट नहीं मिलेगी या आम आदमी से टिकट नहीं मिलेगी उन लोगों को हम टिकट देंगे। ऐसे हालात तो कांग्रेस के हो गए हैं। मुझे लगता नहीं कांग्रेस का भविष्य नगर निगम में कुछ बचेगा या कुछ मिलेगा, क्योंकि देखिए आज हरियाणा में हमारे पास सबसे बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी के साथ। हमारा स्वयं एक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई मुकाबला देगा तो वो हम देंगे। और दूसरी बात देखिए, जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी पहले भी थी, देश में भी थी और नगर निगम में भी थी और हरियाणा में भी थी। अब भी ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा दे रहे। जिस तरीके से लोगों के काम हुए नहीं, जिस तरीके से घोटाले 200 करोड़ का फरीदाबाद में हो गया, हजारों करोड़ ऊपर से गिराए, वो जमीन पे लगे नहीं। तो मुझे लगता है कि इस बार हरियाणा में जो लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के जो वादे थे, दिल्ली में हमने 3 बार सरकार बनाई थी और 3 बार लोगों को जो सुविधाएं दी थी, क्योंकि दिल्ली जो हरियाणा से चारों तरफ से लगा हुआ नगर निगम गुड़गांव और फरीदाबाद झज्जर सोनीपत जो होने वाले हैं, तो हमारे लोग हमारी बातों से प्रभावित है। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे उनको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि हमने काम किए थे दिल्ली में, ठीक है अब सरकार हमारी नहीं बनी, परिवर्तन होता रहता है, चलता रहता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। परंतु मैं एक आपके चैनल से निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि कांग्रेस का तो मुझे लगता है कि कोई टिकट लेने वाले शायद मिलेंगे नहीं, जिस तरीके से हालात कांग्रेस के हैं। अच्छा, आप अभी भी जो है अपना टारगेट जो है कांग्रेस को ही दिखा रहे हैं कि अब देखिए कांग्रेस जो है रेस से बाहर हो गई है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ही रेस में जो है टक्कर होने वाली है। नहीं, मैं गौरव भाई 1 मिनट और लूंगा आपका। जी, प्लीज और लूंगा। मैं इसलिए कांग्रेस की बातें कह रहा हूँ। देखिए हरियाणा में जो हालात कांग्रेस ने बी का काम किया भारतीय जनता पार्टी का, और वही बी का काम दिल्ली में किया। हम पहले इस बात को कहते थे कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस बनाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लो, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शीर्ष नेतृत्व जो था वो घोटालों में फंसे हुए थे। तो उन्हें पता था अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर देंगे तो मोदी जी ने जेल में डाल देंगे। यही हालात दिल्ली में हुए। 10 सीटें ऐसी थी कि जिन पे इन्होंने हमें हराने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। वो इन नगर निगम में होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे, उन लोगों का टिकट देंगे और ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की भी नगर निगम में जो पूरा बहुमत आ जाए और आम आदमी पार्टी उससे दूर रहे। ठीक है कृष्ण जी। जी एक छोटा सा कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास एक मिनट में मैं वापस आऊंगा बाद में। कहा 10 सीटें ये हमारी वजह से हारे, तो इनको याद दिला दूं, मैं इनकी यादाश्त दुरुस्त कर दूं। भड़ाना जी की जो भड़बड़ करते रहते हैं, बीजेपी को बधाई दे रहे हैं और हमें कांग्रेस को कोसते रहते हैं। दोनों की एक ही डीएनए है। अभी तो पटेल जी भी कोसेंगे कांग्रेस को, तीनों ही कोसेंगे आप लोग। मैं ये कहना चाहती हूँ, हरियाणा में आपने हमें हराया, हरियाणा में हमें हराने वाले आप थे 8 सीटों पर, समझे आप? इस बात को भी याद रखिए। दूसरी बात, और आपने आज प्रूव कर दिया कि बड़ा संगठन था तो क्या किया हरियाणा में, क्या किया गुजरात में। जहां जहां कांग्रेस लड़ी आप वहां पे उनके वोट काटने पहुंचे बीजेपी के आदेश पर, मोदी के आदेश पर। गोवा हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, कहां नहीं आप लोग गए हमें हराने के लिए वोट काटे। आज आपके ऊपर बीत रही है, वो वापिस बहुत सही है मैम। आप एक दूसरे पर ही जो है बता रहे कि ए और बी और सी कौन सी टीम है। सर मेरी बात खत्म होनी चाहिए, मुझे जी कंटिन्यू कीजिए, आप जो खत्म कीजिए। कहा कि जी कमियां हमें क्या कहते हैं, पार्टी की कमी को छिपाना हमारा काम है। वाकई में आप छुपाते ही हैं, चाहे वो महाकुंभ के आंकड़े हो, चाहे वो विदेश से आए, और इनको शर्म आनी चाहिए। चुल्लू पर पानी में डूब पड़ना चाहिए भाजपा की प्रवक्ता को, जो कहती थी इलीगल तरीके से गए हैं। यहाँ तक कि इन्होंने, इनके लोगों ने ये भी कहा कि जो लोग गए उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो। अरे शर्म करो, अपने देश के लोगों को कह रहे हो यहाँ से 10 होंगे तो आप निकाल नहीं पाए। आपके हाथ में ही है सारी आपकी सीआरपीएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या किया आपने? झक मारी आपने सारे, और बहकाने वाली नीतियां आपकी हैं, झूठ आप बोलते हैं। 500 में सिलेंडर आपने कहा किसको दिया? ना हरियाणा में दिया, ना मध्य प्रदेश में दिया, ना आपने दिया राजस्थान में। और 21 रुपए हरियाणा में देने थे महिलाओं को, उसका क्या हुआ? वो आपने पीटीसी जो बनाया था, किसानों को जो देना था, आपने क्या किया? आपने कुछ भी किया सिवाय बहकाने के और गुमराह करने के। और हरियाणा सदमे में था, हम सदमे में नहीं थे जब हम तो बराबर के वोट प्रतिशत पर थे। आप कहाँ थे बराबर के वोट प्रतिशत पर? मुझे बताएं। आम आदमी पार्टी एक सीट जीती, वो भी नहीं जीत पाए, हमारे कार्यकर्ताओं ने आपको वोट दिए। अरे तो दिल्ली की तो राजनीति तो ठिकरा आपके ऊपर फोड़ रहे हैं ना वो। दिल्ली में अगर गठबंधन होता तो जी सर
एक काम बात खत्म करने दीजिएगा, जल्दी खत्म कीजिए, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। जो है पॉपुलेशन 5.2 करोड़ है, 5 करोड़ 2 लाख, और जिसकी इकोनॉमी जो है 39वें स्थान पर है, और यहाँ के तथा कथित यशस्वी प्रधानमंत्री, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जो तीसरी अर्थव्यवस्था का नाम लेते हैं, वो रोक नहीं सके जहाज को जो कोलंबिया ने रोका। चक्कर काटता है वहां पर C-17 प्लेन का आपको नाम भी बता दूं मैं, लेकिन कोलंबिया वालों ने उतरने नहीं दिया। वो इज्जत और सम्मान के साथ उन्होंने अपने 2 प्लेन भेजे और लेकर आए। आप क्यों नहीं लेकर आए? किराया तो यहीं से जाना था, $100 में आपने यहाँ पे करना था, क्यों नहीं लेकर आए? अभी 18,000 लोग डिटेंशन में हैं, वो क्या कर रहे हैं? मोदी और न्योता नहीं मिला आपको, ये भी तो शर्म वाली बात है ना। ठीक है, चलिए ठीक है मैम, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, चूंकि मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है। और मसला में एक छोटा सा ब्रेक, और लगातार जो है हरियाणा प्रदेश के भीतर जो नगर निकाय चुनाव के तैयारियां हैं, जिस तरीके से पार्टियां अपने आप में जो है पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं, उनकी क्या कुछ धरातल पर स्थिति दिखाई दे रही है, उसको लेकर चर्चा लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या आप भी महाकुंभ 2025 में सपरिवार जाने की योजना बना रहे हैं, जो 12 साल बाद प्रयागराज में लगने जा रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां ठहरे, कैसे पहुंचे? तो अब आपको कॉटेज बुकिंग के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कुंभ ट्रेवल उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त है। हमारी टीम पिछले 3 दशकों से आपकी सेवा में तत्पर है। हम आपको प्रदान करते हैं लग्जरी कॉटेज, जो अखाड़ा परिसर में निर्मित है, जहां आप नागा साधुओं और संत महात्माओं के आसानी से दर्शन कर सकते हैं। सबसे खास बात, कॉटेज से कुंभ स्नान क्षेत्र चंद कदमों की दूरी पर है। इन लग्जरी कॉटेज में आपकी हर सुविधा का ध्यान रखा गया है। आपको यहाँ मिलती है गीजर से हीटर तक की बेहतरीन सुविधा, अटैच्ड वॉशरूम, लॉन्ड्री सर्विस, 24 घंटे वाईफाई, प्राइवेट सिटिंग एरिया, डॉक्टर ऑन कॉल, अलग अलग पूजा पाठ के लिए हवन एरिया, फोटोग्राफर, टूरिस्ट गाइड और पिक एंड ड्रॉप सर्विस। तो सोच क्या रहे हैं? विश्व के सबसे बड़े मेले महाकुंभ का हिस्सा बने। बुकिंग के लिए कॉल करें। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद मसला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा प्रदेश हरियाणा प्रदेश के भीतर जिस तरीके से नगर निकाय का बिगुल बच चुका है और सरगर्मियां इसको लेकर लगातार तेज होती नजर आ रही हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी दमखम दिखाती नजर आ रही हैं, तैयारियां तेज करती नजर आ रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि किन मुद्दों के साथ में पार्टियां जो है जनता के बीच में जाएंगी। आम मुद्दों को लेकर कौन से वो मुद्दे होंगे जो कि जनता के हित के जो मुद्दे हैं उनको लेकर पार्टियां चिंता करती नजर आएंगी, उसको लेकर लगातार जो है समीकरण जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और अब जाना चाहूंगा मैं जो है कृष्ण जी, आपके पास आना चाहूंगा और कृष्ण जी आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपके पास आते आते मुझे थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन जिस तरीके से आपने सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं की बातें सुनी
और उनके रणनीतियों को जानना कि किस तरीके से जो है बहस कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है इश्यूज को जो है वो यहाँ पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ से जानना चाहूंगा कि क्या कुछ धरातल पर दिखाई दे रहा है आपको, और किस तरीके से जो है इसका आकलन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में जो है जिस तरीके से आप की पार्टी किस तरीके से देख रही है इस चुनाव को लेकर, रणनीतियां, चूंकि कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है साफ तौर पर? कृष्ण जी। बताया जा रहा है कृष्ण जी तक जो है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है वैशाली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से कमल जी और राकेश जी की अब आपने बातें सुनी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तैयारियां किस तरीके से हैं, किस तरीके की, चूंकि राजनीति देखिए अब खासतौर पर जो अमेरिका से जो है डिपोर्ट किए गए हैं उनका भी क्या असर इस पर देखने को मिलेगा, किस तरीके से देख रही हैं? और आपने राकेश जी ने कहा कि कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर और हमारी टक्कर आपसे है। जिस तरीके से टक्कर दिल्ली में भी देखने को मिली, वहां पर जो है उस मुद्दे को लेकर जो है किस तरीके से देख पा रही हैं आप? जी गौरव जी, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, आपके सारे सवाल सुने, और मैंने साथ ही साथ राकेश जी को और कमल जी को भी मैंने बिल्कुल अच्छे से सुना है। जी मैं उनकी सभी बातों का एक एक करके जवाब देना चाहूंगी। जी जी प्लीज। देखिए कुछ बातें जो कमल जी की बेबुनियाद होती हैं उनका कोई तथ्य नहीं, और मैंने जिस तरह से जब हमारी लास्ट डिबेट हुई थी आप ही के चैनल पर थी, और आप ही के चैनल पर बैठकर मुझे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता थे और कमल जी थी और इनेलो से अनुसूरा जी थी, जिन्होंने काफी सारे आरोप लगाए थे, और मैंने तब भी यही बात बोली थी कि जनता को फर्क पड़ता है कि सरकार उनके लिए क्या काम कर रही है, उनकी हितैषी सरकार है या नहीं है। तभी हर बार आप देखेंगे यहाँ पर बैठकर बेशक भ्रम फैलाएं जनता में, बेशक झूठ की राजनीति करें, बेशक कुछ भी कहें, लेकिन जनता जानती है कि वो जो 8 सैनिक जिनको मौत की सजा सुना दी गई थी वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से भारत वापस आए हैं। वो यूक्रेन में जो बच्चे फंसे थे बिना धर्म का पक्षपात किए हुए, इसमें से ज्यादा बच्चे मुस्लिम थे, वो बच्चों को लेकर आने वाली सरकार भी मोदी जी ही है। आज आप देखें कि जंगपुरा जैसी जगह पर आज तक कभी भी बीजेपी नहीं आई है जब से भारत आजाद हुआ, लेकिन पहली बार बीजेपी आई। मुस्लिमों ने भी वोट किया है बीजेपी को, क्योंकि वो जानते हैं कि चाहे कोई भी धर्म है, कोई भी जाति है, कोई भी पक्ष है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मतलब सब समुदाय की भी अगर बात की जाए तो एक बीजेपी सरकार ही ऐसी सरकार है, एक माननीय मोदी जी का ही नेतृत्व ऐसा नेतृत्व है जो सबके विकास, सबके प्रयास और सबके साथ पर काम करता है। जहां पर जो सबकी हितैषी सरकार है, जो सही मायने में जहां जरूरत है वहां काम करना चाहिए। लेकिन आप ये यहाँ पर प्रवक्ता लोग सब अच्छे घरों से नहीं, आप ये देखें कि यहाँ पर बैठकर ये बात करेंगे कि हमें तो 2100 रुपए नहीं मिले, हमें 500 रुपए का कनेक्शन मिला। अरे जनता में निकल के तो देखो यार, जनता में निकलोगे, जनता से बात करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या काम हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं, किसको पेंशन मिल रही है, किसको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये बात करते हैं यहाँ पर बैठ के कि आयुष्मान कार्ड चलता ही नहीं। आप हॉस्पिटल्स में जाके पता करो भाई, अच्छे घरों की जो लोग हैं वो भी हॉस्पिटल्स में आयुष्मान कार्ड के तहत काम करा रहे। उस दिन मतलब जो भी आरोप मेरे ऊपर कमल हांडा जी लगाती हैं, मैं सीरियसली बता रही हूँ गौरव जी, मैं उससे खुद जाकर काम करती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा झूठ बोलने में दिक्कत होती है। मुझे मैं कुछ भी ऐसे नहीं कह सकती जब तक मुझे खुद मैं उसकी तहकीकात नहीं कर लूंगी, खुद उस पर नहीं तहकीकात करूंगी, मैं बोल नहीं आता। मैंने कमल जी ने उस दिन बोला कि आयुष्मान कार्ड चल नहीं रहे हैं, मैंने खुद जाके हॉस्पिटल्स में जाके पता किया, मरीजों से मिली, ठीक है। इसलिए हर चीज को बैठकर यहाँ पर झूठे आरोप लगाती है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता पागल नहीं है जो हर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। आप देखिएगा निकाय चुनाव में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि सही मायने में एक ऐसी पार्टी है जो जनता के हित के लिए खड़ी है। एक ही कार्यकर्ता जमीनी तौर पर काम कर रहा है, इनके पास तो कार्यकर्ता ही नहीं, ये रैली करने लग जाए, इनके पास कार्यकर्ता नहीं। हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, अटल जी ने एक दिन कहा था जब कांग्रेस सब जगह राज कर रही थी, अटल जी ने एक दिन कहा था कि हंसिएगा मत, एक समय होगा जब बीजेपी ही शासन करेगी, बीजेपी ही राज करेगी और पूरे भारत में भगवा ही लहराएगा। तो आज वो समय है कि प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता है,
भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करता है। इवन इनको नहीं पता, ये यहाँ पर ऐसे शब्दों का बैठकर इस्तेमाल करती हैं देश के प्रधानमंत्री जी के लिए। आप कल की ही एक वीडियो देख लीजिए जिसमें हुड्डा जी और उनके सुपुत्र जी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांग रहे हैं, कितने तहजीब के साथ बात कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है आपको आने वाले समय में ये भी सुनने को मिल जाए जो इनके आला अधिकारी हैं उन्होंने भी हार मानकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है और ये यहाँ पर बैठकर सिर्फ बीजेपी के विरोध में राग अलापती रह जाएंगी। और जो इनके आला अधिकारी हैं इनको पता भी नहीं चलेगा, वो भी कुछ समय में आपको पता चलेगा कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आप ये देख लीजिएगा हुड्डा जी भी कहीं बीजेपी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ना ज्वाइन कर ले। कांग्रेस का सारा काम हंस रहे हैं इन बातों को लेकर जो है इस तरह। इसलिए मैं इनको मैं एक छोटी बहन होने के नाते कमल जी को कहूंगी कि कभी भी रिश्ते इतने खराब नहीं करने चाहिए, कभी भी जबान को इतना कड़वा नहीं करना चाहिए कि जब मुलाकात हो तो खुद ही शर्मिंदगी महसूस हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि हुड्डा जी भी जब बीजेपी ज्वाइन कर ले तो इनको भी बीजेपी में आने के लिए कहना पड़े। तो इतना भी गंदा ना बोले कमल जी, इतना भी झूठ ना बोले, हाथ ना हिलाए। यहाँ बड़े बड़े हाथ हिलाने वाले सब इधर के इधर हिल गए। आपने देखा कि 1-0 मिला है, एक विधायक तक नहीं जीत पाई आपकी पार्टी दिल्ली में। आप इतनी बड़ी नीतियों के प्रचार प्रसार की बात करते हो, अगर इतना अच्छा काम कर रहे हो तो क्यों नहीं दिल्ली में आप आई बताना। एक विधायक तो आपका जीत नहीं पाया, बातें आपकी इतनी लंबी चौड़ी होती है। अभी देख लेना, अभी आप निकाय चुनाव में देख लेना, अगर एक भी मेयर आपका बन जाए, एक भी पार्षद आपका बन जाए तो मैं यही बैठी हूँ, मुझे बता दीजिएगा। हम दोनों ही बैठेंगे प्रवक्ता के से, आप मुझे बता दीजिएगा। आपकी पूरी डिबेट में मुझे नाम रखिएगा, मैं खुशी खुशी सुन लूंगी अगर एक मेयर भी आपका बन गया तो। ठीक है। कमल जी हाथ खड़ा कर रही हैं, कमल जी से ही जो है समझने की कोशिश करते हैं। कमल जी तो बैठ के आप झूठी बातें बोलेंगी और क्या है। कॉन्फिडेंटली कह रही है, जहाँ पर भी कहती है उतनी सीटें इनकी कैसे आ जाती हैं और ये पहले ही माहौल बना लेते हैं। और दूसरी बात आपने जबान संभालने की कही, अब प्रधानमंत्री को अपने तानाशाह को जाके पहले समझाइए जिन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का आकलन किया था, जिन्होंने कांग्रेस की विधवा कहा था, जिन्होंने जैसी गाय कहा था। शर्म आनी चाहिए आपके प्रधानमंत्री को। अपने पद की गरिमा को इतना गिरा दिया कि अमेरिका में जाकर अब की बार ट्रंप सरकार, उसी ट्रंप ने क्या किया, आईना दिखा दिया उसी ट्रंप ने। ठीक है, मेरी बात सुनो, अब तुम चुपचाप सुनो, तुमने क्या किया वो तुम्हारे पास गिनाने को कुछ नहीं होता। कहीं चौकी करवाई निकाय के चुनाव में, अरे चुप हो जाए, चुप होकर सुन ले। चुप कराइए, मैं बोलूं। मतलब आप एक बात बताएं कमल जी, जो बातें चुनाव में वो जवाब दे रही हूँ, एक बात का मुंह तोड़ जवाब दे रही हूँ मैं। प्रधानमंत्री का विश्वास जो है ना वो खा रहे हैं। कहाँ देश कर्जा हो गया, आप आपके अंधे नाम नैनसुख आपको नजर नहीं आता। प्रदेश पर कितना कर्जा हो गया वो नजर नहीं आता। लूट के जनता को खा गए, किसानों को मारा, उनका हक मारा आपने, आपको वो नजर नहीं आता। व्हाट अ शेम ऑन यू। आप मुझे सिखाएंगी, अपने प्रधानमंत्री को सिखाओ कि जबान अपनी संभाल कर रखे, अपने विधुरी को सिखाओ कि जबान संभाल कर रखे। हमें मत बताओ, हम शालीनता से बात करते हैं। मेरे को जो बात गलत लगेगी मैं बोलूंगी। मैं आप यूक्रेन की बात की, आपने उसका जवाब दे दीजिए। आपने मजाक उड़ाया, बहुत ज्यादा वैशाली जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, आपकी बात होगी, आप उनको भी सुनिए। जब हमारे पापा ने वॉर रुकवा दी। अरे यूक्रेन में जो मेडिकल स्टडी करने गए थे, बेवकूफ को ये भी नहीं पता कि उनका उपहास किया गया कि वहां पढ़ने क्यों गए थे, युद्ध छिड़ गया। तो आपने ऐसे ही अब अपने लोगों को भी कहा कि घुसपैठिया बता दिया। आपने शर्म आनी चाहिए आपको। अपने देश के लोगों को क्या ऐसे डोरियों में बांध के लाना चाहिए? डूब मरो आप और आपकी सरकार। क्या है आपकी विदेश नीति? हर फ्रंट पर फेल। श्रीलंका की बात करूं तो मछुआरों पर कभी तो इतिहास में नहीं हुआ, जिसको मोदी जी ने $1 बिलियन लिया था जब उनके पास एक दिन का खाना था। श्रीलंका के पास $1 बिलियन उसको दिया। वो जब हमारे मछुआरों पर गोली चलाई उन्होंने, हम लोग घिर चुके हैं। लेकिन आपको पैसे चाहिए, आपको अपने मतलब पूरे होने चाहिए, आपके स्वार्थ पूरे होने चाहिए। देश जाए पहाड़ में आपके लिए, आपको कोई मतलब नहीं है। चारों तरफ से हम दुश्मनों में घिर चुके हैं। चाइना है, पाकिस्तान है, इधर से नेपाल भी हमारे खिलाफ हो गया, इधर से हमारा भूटान भी छोटे छोटे जिनकी कोई औकात नहीं थी, जो नेपाल के कमल जी वो कह रही है कि आप जो नगर निकाय चुनाव में एक मेयर ला दीजिए। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से स्थिति हो रही है, बीजेपी में आते जा रहे हैं, आने की कोशिश हो जाएगी कि बीजेपी में ज्वाइन करने लग जाएंगे। और इधर जो है राकेश बढ़ाना जी अलग जो है चटकारे ले रहे हैं हंसते हुए। वो कह रहे हैं कि हमारे सामने तो है ही नहीं मतलब कांग्रेस पार्टी। जल्दी से
सुनिए जल्दी से गौरव जी, 141 लोगों पर छापा। राकेश जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, आपकी बात इत्मीनान से सुनूंगा जी। इन्होंने 140 लोगों पर छापे मारे, जिसमें से 121 इनके अंदर शामिल है। ये जो कहती है ना कि वो भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, तो भाई चंदा धंधा छापा आपका काम है। आपके पास अपने चेहरे तो है नहीं, आप कभी इधर से पकड़ लिया, कभी उधर से पकड़ लिया। दिल्ली में आतिशी को आपने इसलिए जिताया कि धूड़ी को हराना था। आप जिसको चाहते हैं उसको जिता देते हैं, जिसको चाहते हैं हरा देते हैं। दूसरी बात, आपने आतिशी को उन्होंने बीजेपी ने इसलिए जिताया कि उसको स्लीपर सेल की तरह उसको यूज करेगी। आज मेरे से रिटर्न में ले लो, कोई काम किया हो, डेंगू में फॉगिंग कराई, सड़कें बनवाई। आप ही का प्रत्याशी जब वोट मांगने गया था, उसको बाजू से पकड़कर हमारे लोगों ने उतारा और कहा चल इस कीचड़ वाली सड़क में हम भी चलते हैं रोज। आपको तो कोई पूछ के राजी नहीं है, आप तो जनता के वोटों पर डाका डाला है। फिर भी 39% आपके बराबर का वोट प्रतिशत लेकर आए, आपको फिर भी समझ में नहीं आया, आपने धोखे से किया। अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव आयोग ने लिखित में दिया है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, चुनाव आयोग ने लिखित में दिया है कि 75 लाख वोटों का आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो वोट डले। एक वहां पर संस्था है जहां पर सब तरह की कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज करवाए जाते हैं शिरडी में। वहां पर 20-25 हजार लोगों के आधार कार्ड भी बना दिए, वोट भी बना दिए। शर्म करो, डूब मरो, थोड़ा भगवान को भी मुंह दिखाना है, सोच के बोला करो, देश के खिलाफ मत जाओ। राकेश जी हंस रहे हैं आपकी बातों पर, सरकारें ले रहे हैं मैडम, जय चंदी मत बनो। मैं फिर बता रही हूँ मैं। और सर मैं बताना चाहती थी, टाइलीकरण की बात की तो मैंने करी दी, फॉगिंग इन्होंने नहीं किया, गर्ल्स टॉयलेट के 767 स्कूलों में कोई टॉयलेट नहीं है, 1243 बॉयज के टॉयलेट हैं जिनमें कोई भी सुविधा नहीं है। और इन्होंने कितना झूठ बोलते हैं कि हम काम करें, लेकिन गिनाने को कुछ नहीं होता इनके पास सिवाय भ्रष्टाचार के। वो हम दिखाते हैं 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया 1966 से लेकर 2014 तक, सिर्फ 56,000 करोड़ था। क्या किया? आप लोगों को भी बताए, इसीलिए आप डिफेंड करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। प्रदेश का सोचिए, आप नहीं सोचने वाले। आप जिन लोगों से जुड़े हैं ना देशद्रोहियों से, आप भी देशद्रोही नहीं है। मैं कहूंगी आप भी जयचंदी हैं। जयचंद तो बहुत खड़े हो गए, जो कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे देश में इतने जयचंद भरे पड़े हैं। आप जैसी जयचंदियां भी खड़ी हो गई। शर्म कीजिए, थोड़ा सा शर्म कीजिए। कोलंबिया वालों का मैंने बताया, उन्होंने प्लेन नहीं उतरने दिया। ग्रीनलैंड को अमेरिका ने बताया कि ग्रीनलैंड को मिला के और उसको मैक्सिको को मिला के और कनाडा को मिला के हम एक अमेरिका बनाएंगे। ग्रीनलैंड ने बोल दिया अपनी औकात में रहो। क्या आपके तथाकथित बड़े ही आप जो कहते हैं ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, क्या उन्होंने प्लेन क्यों उतरने दिया? मैम फिर आप उसी इशू को लेकर आ गई हैं। क्यों उतरने दिया? अभी तो बोला आपने और शुरू से जो है उसी चीज को लेकर आप मुद्दा बना रही है। इशू ठीक है, उस पर भूमिका बना लिया आपने, बोल लिया पूरा डिबेट। हरियाणा चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर मैं बैठा हूँ। राकेश जी हरियाणा में चलता है नायब सिंह सैनी का, केंद्र में चलता है, दिल्ली में चलता है आपका मेन। ठीक है, राकेश जी पूछना चाह रहे हैं आपसे कि मतलब जो है आपकी पार्टी कहाँ है, चूंकि हमारे तरफ तो हमें तो टक्कर में दिखाई नहीं दे रही है। हमारे सामने तो बीजेपी और जो है बीजेपी है सिर्फ, और सिर्फ आपके पास तो 4 अध्यक्ष संगठन है ही नहीं। राकेश जी मैं आपके पास आऊंगा मैम। ठीक है, आपने पूरी तरीके से जो है अमेरिका से रिपोर्ट हुए जो है भारतीयों को लेकर जो है आज डिबेट में है। राकेश जी। गौरव भाई, ये कहावत है कि हाँ, चांदनी तो बोले वो छाछ तो बोले चांदनी बोले जिसमें 100 छेद है। ये बीजेपी कांग्रेस वाले लोग, ये मैडम ऐसे बोले जा रही है, देश की बात कर रहे हैं, कभी कहाँ की बात कर रहे। डिबेट आज नगर निगम पे है और नगर निगम पे डिबेट करनी चाहिए। और उस पे बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। भ्रष्टाचार की जननी तो कांग्रेस ही है। 10 साल में हुड्डा की सरकार में जितना इन्होंने नगर निगम को लूटा है, जो अगर फरीदाबाद है और अगर किसी एनसीआर में एक ग्रिल भी लगा करती थी, वो भी रोहतक के लोग वो रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आके लगाया करते थे, वो लोग ठेका लिया करते थे। ये तो कुछ बोल ही नहीं सकते नगर निगम पे। रही बात दिल्ली की बात मैं करता हूँ, अगर ये इतने बड़े धुरंधर थे तो 69 एक विधानसभा जहाँ इनकी जमानत बची है, 69 पे इनकी जमानत जब्त हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में इनका पूरा हाथ है। और रही बात, अब देखिए मैं हरियाणा की बात नगर निगम की करना चाहता हूँ। 101% देखिए आप, अगर भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल सरकार रही, अगर विपक्ष का किसी ने काम किया तो आम आदमी पार्टी ने किया। अगर फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला हुआ, उसकी किसी ने आवाज उठाई तो हमने उठाई।
कांग्रेस तो हमेशा इसी की राजनीति करती है। और नगर निगम में मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि अगर मुकाबला होगा तो आम आदमी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का होगा, ना कि कांग्रेस का होगा। कांग्रेस की तो टिकट लेने वाले भी नहीं मिलेंगे। अब देखिए, इनके पीछे एक मीटिंग थी, उसमें शैलजा जी ने कह दिया कि मैं इस मीटिंग में आऊंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी डपली अपना राज चल रहा है, उदय भान अपनी डपली अपना राज कर रहा है, अपनी कमेटियां बना दी, कांग्रेस के लोगों को लिया नहीं गया। गुटबाजी चरम पे। एक आदमी बता दो जो शैलजा का आदमी इन्होंने एक भी मीटिंग में लिया हो, या रणजीत सुरजेवाला का लिया हो, किसी का भी लिया हो। सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और उदय भान के लोग हैं, तो ये कहाँ चुनाव लड़ेंगे? संगठन इनके पास है नहीं, कोई लेना देना है नहीं, लोगों की आवाज में बतानी नहीं, प्रवक्ता इनके आ जाते, इन्हें कुछ पता होता नहीं है डिबेट पे क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। वैसी फजूली बातें यहाँ करनी है। देश की बात, महाकुंभ की बात, कहाँ की बात है? अरे नगर निगम की बात कर लो, परंतु नगर निगम की बात ये गौरव जी करेंगे नहीं, क्योंकि इनके पल्ले ही कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि डिबेट में थोड़ा सा हम प्रवक्ता है, लोग लाखों लोग इसको देख रहे हैं। बिल्कुल। मेरी तो कमल जी से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कॉमेडी ना करके थोड़ा सा सिंसियर तरीके से बात करे। बीजेपी की प्रवक्ता वो अच्छी तरीके से अपनी बात रख रही है, जो लोग सुनना चाहते हैं। ये सुनना कि आप हंसी कर रहे हो, हंसी का पात्र बने जा रहे हो, तो मैं तो इस बात को गलत मानता हूँ। आपको अच्छी तरीके से तालियां बजा रहे हैं आपके अभिवादन में, वो थोड़े सा अच्छी तरीके से मैनर्स की बात करे। पता नहीं क्या क्या बातें आप किए जा रहे हैं। महिला हो, एक अच्छी बात करनी। कमल जी का वॉल्यूम दीजिए जरा। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी ने अपना झोला तो पकड़ा दिया केजरीवाल को। अब केजरीवाल जी कहाँ जाएंगे, जरा इसका बताते जाना। आपने कहा उसने अच्छी तरह बात कही, जब झूठ बोलेगी तो मेरे को तो गुस्सा आएगा ही आएगा। झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि तुम भी झूठे हो। और मैं फोटो दिखा दूं, 2017 में तुम लोगों ने मनमोहन सिंह जी से माफी मांगी थी। सर इसको चुप कराइए, मैं बात रखूं, अपनी फोटो भी दिखाऊं मैं। जल्दी बात रखिएगा, क्योंकि जब बात रखने को आते हैं आपके पास समय के साथ में जो है आप अमेरिका चले जाते हैं, अमेरिका और महाकुंभ। सर ये फोटो देखिए, इसमें केजरीवाल, किरण बेदी और अन्ना हजारे, उधर आपके राजनाथ सिंह हैं, वेंकैया नायडू हैं, अरुण जेटली हैं, सुषमा स्वराज हैं, जसवंत सिंह हैं, और वो है एल.के. अडवाणी है। लाने वाला कौन था, किसने माहौल बनाया था? 2017 में तुम लोगों ने माफी मांगी, तुम टक्कर दोगे? अरे तुम हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर एक लोकसभा की सीट नहीं जीत सके। सारी सीटों पर तुम्हारा वो खत्म, क्या कहते हैं, नोटा से मुकाबला था। दिल्ली में हम गए, हमारा बदला लिया हरियाणा का, गुजरात का, गोवा का, जहाँ पर तुम्हें बुलाया था मोदी ने कि वोट काटो कांग्रेस के। टीम का काम क्या है ना, तुम राहुल गांधी को गालियां दी थी ना केजरीवाल ने। अब तो रहा नहीं मुख्यमंत्री, अब तो क्या कहूँ मैं उसको, है लालची आदमी कहीं का, घटिया आदमी एक नंबर का केजरीवाल, जिसने देश को बर्बाद कर दिया, बीजेपी के साथ मिलकर देश को तबाह कर दिया। लानत है ऐसे नेता पर, लानत है जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो। तो भाजपा और तुम्हारा डीएनए मिलता है, भाजपा का तुम्हारा डीएनए मिलता है। बाकी काम की बात है सर, एक चीज मैं बताना चाहूंगी। गुड़गांव में जब 35 वो थे ना आपकी रिजर्व सीटें, तब 6 रिजर्व सीटें उसने दी गई थी जो एससी को दी जाती हैं। लेकिन अब 36 सीटें हो गई हैं, और सीटें इन्होंने जो रिजर्व कर दी वो सिर्फ 3 कर दी है भाजपा ने। दलितों के धुर विरोधी है, एससी के लिए बहुत कम, मुश्किल से शायद 27 या 28 इन्होंने सीटें रखी है, एग्जैक्ट नंबर मेरे को याद नहीं है। 184 सीटें जो जनरल के लिए, जिसमें महिलाएं भी हैं और इनके लोग भी हैं। बीसी में, BCA और BCB में भी इनकी सीटें इन्होंने रखी हुई थी। मैं उनका नंबर भी बता देती हूँ सर, सर उनका नंबर भी बता देती हूँ, सेकंड दीजिएगा मुझे। अशोक टावर पे लाठियां किसने बरसाई थी? बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने। आ गया ना वापिस कांग्रेस में। बीजेपी में जाते हुए नजर नहीं आते, तुम भी गायब हो जाओगे, देख लेना, लिख लेना मेरी बात को। डेट, टाइम, महीना, साल सब नोट कर लो, जब तुम पंजाब से भी जाने वाले हो। केजरीवाल से कहाँ जाएगा? झोला तो पकड़ा दिया मोदी जी ने, झोला तो पकड़ा दिया मोदी जी ने, झोला पकड़ा दिया केजरीवाल को। उनका झोला भी जनता उठाएगी बड़ी जल्दी, बहुत देर नहीं है उसमें, समझो। टोटल 212 सीटें हैं गौरव जी, मैं बताना चाहती हूँ आपको, जल्दी टोटल 212 सीटें। एक मैं और जरूर बात करना चाहती हूँ, बीपीएल की काम की, जो इनकी बात होती है भाजपा की। इन्होंने 2022 में जो है 27 लाख बीपीएल कार्ड थे। फरवरी 2024 में वो कार्ड बढ़कर हो गए 52 लाख।
इन्होंने लोकसभा में और विधानसभा में इन्होंने फायदा लेना था। अब ये बिल का अब ये उन्हीं को काटना शुरू कर दिया इन्होंने, इस बेस पर कि जिसका बिजली का बिल साल का 20,000 से ऊपर आएगा वो बीपीएल की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इन्होंने वोट लेने के लिए, ठगने के लिए इन्होंने वो जो है बीपीएल कार्ड बढ़ाए भाजपा ने। इसका जवाब इनके पास नहीं होगा वैशाली तोमर के पास। बिल्कुल जवाब लेंगे। जवाब दीजिए वैशाली जी। झूठी बोलेगी वो। कर दी नहीं, बोलने से पहले आप कैसे तय कर सकती हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है? आप जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हुए हैं, आप लोग जो है बुद्धिजीवी लोग हैं। वैशाली जी बताइए जरा। दोबारा से एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं सुन नहीं पाई हूँ क्योंकि बीच बीच में एक तो इतना स्पीडली बोलती है और इतने सारे वो लगाती है। तो दोबारा से बता दीजिए क्या कहा इन्होंने। आवाज आ रही है आपके पास? नहीं, मेरे को आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, कमल जी की आवाज नहीं पहुंच रही। कमल जी को एक बार वॉल्यूम दीजिए कमल जी का। और कुछ भी नहीं, देश विरोधी ताकतें आ गई हमारे, पता नहीं देश का दुर्भाग्य। और दुर्भाग्य मैं क्या कहूँ, मैं कोसना चाहिए पेट भर भर के आम आदमी पार्टी को जो लेकर आई, इसको माहौल बनाया जिसने अन्ना हजारे को सामने रख दिया। पीछे से सारी हल्दीराम की थाली और लॉजिस्टिक्स कौन दे रहा था? मोदी जी दे रहे थे गुजरात से। उसके बारे में कभी नहीं जवाब देता ये प्रवक्ता आम आदमी पार्टी का कि क्यों साथ थे भाई तुम उसके। उसने भी झूठे वादे किए, तुमने भी झूठे वादे किए भी। उस दोनों ने प्रचार किया, दोनों ने झूठे वादे किए। जो नंबर्स क्या कह रही है, नंबर्स कह रही हैं आप, जो नंबर्स में आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या कमल जी? हाँ जी, बिल्कुल गड़बड़ है सर। मैंने बताया कि गुड़गांव में 35 जब हमारी सीटें थी तब हमारे पास 6 रिजर्व सीटें थी। अब 36 हो गई है वहाँ पर वार्ड, लेकिन अब रिजर्व सीटें आधी कर दी गई है, मतलब 3 कर दी गई हैं, जबकि वो बढ़नी चाहिए थी। ठीक है वैशाली जी। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने गुड़गांव को लेकर बोला है कि जो रिजर्व सीट थी वो आधी कर दी गई। तो अब यार कमल जी आप ना समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। आप कहीं गुजरात बात करते हो, फिर मुझे पता नहीं चलता आप अपनी के पार्टी के कार्यकर्ता। गौरव जी, 40,000 स्टूडेंट्स के जो फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिलता था या कम पैसे देने पड़ते थे, बस का पास बनता था, वो इन्होंने बंद कर दिया। 40,000 स्टूडेंट लग रहा है कि आपका माइंड ही, आप स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं है इस तरह। 40,000 स्टूडेंट बंद कर दिया ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर देता था उनको। आप कह रही है कि डूब के मत जाना चाहिए, डूब के डूब के आप मरो यार। फाइनल कमेंट जो है वैशाली जी, फाइनल कमेंट। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज यार कमल जी। व्हाई आर यू गेटिंग सो हाइपर? हर बात से बोलती डूब के मत जाना चाहिए, डूब के मत जाना चाहिए। आप मरो यार डूब के, हमें मत मारो डूब के। आप राकेश जी, क्या जो जिस तरीके से जो है एग्रेसिव मोड में दिखाई दे रही है कमल जी, क्या ये एग्रेसिव किस वजह से है आपको देखते हुए? चलिए राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, और वैशाली और कमल जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन लगातार जो है नगर निकाय चुनाव जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रहा है, उसको लेकर तैयारियां बिल्कुल तेज हो गई हैं। सारी पार्टियां जो है अपनी पुरजोर कोशिश लगाती हुई नजर आ रही हैं, और देखना होगा किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर जो है ये चुनाव हावी होता नजर आता है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।